अच्छा ट्राई था, पर गंदा ट्राई था। ना ट्राई ही नहीं था। आई नो वेरी वेल। चलो यूजीनियस कहते हैं यूजीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, फेवर द मॉडर्न ओवर द एंशिएंट। बहुत सिंपल है कि ये मॉडर्न को फेवर करता है ओवर द एंशिएंट, मतलब एंशिएंट से या एंशिएंट पे। कैसे? यहां देखो, आर्ग्यू दैट, वही आर्ग्यूमेंट करते हैं, द मॉडर्न एक्सीडेड द एंशिएंट, के मॉडर्न्स ने एंशिएंट को एक्सीड किया है, ना कि उनको अपोज किया है। एक्सीड करना मतलब होता है उनके अग्रगामी होना या उनसे आगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना। क्या आया एक्सीड का? देखा? हाँ, हाँ वही है। मतलब जो कुछ एंशिएंट ने किया, ध्यान देना, जो कुछ एंशिएंट ने किया उसको किसने आगे बढ़ाया? हाँ, हाँ, जो एंशिएंट ने किया उसको ही आगे किसने बढ़ाया? मॉडर्न्स ने। बिकॉज ऑफ हैविंग लर्न एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर एग्जाम्पल, क्योंकि मॉडर्न्स ने एंशिएंट के सीखों से, उनसे, एंशिएंट ने जो कुछ भी किया उससे सीखे, और उनने उनने उनसे जो सीखे तो उसी के प्रॉफिट को इनने क्या किया, उन्हीं के एग्जाम्पल्स को इनने यूज करके अपना प्रॉफिट बनाया और ये खुद सीखे मॉडर्न्स। लेकिन मॉडर्न्स आगे हैं, ये वो आखिरी में कह देता है। इस ऐसे के कुछ और डीपेस्ट पॉइंट बता दें कि ये ऐसे डायरेक्टली बुराई नहीं करता, किसी भी, कोई भी बंदा किसी की डायरेक्ट बुराई नहीं करता है। क्रिटिक होने का तरीका ये है कि वो कुछ लहजा रखता है, डायरेक्ट मुंह पे ऐसी तैसी नहीं करता, लहजा रखता है। लहजा रखने का मतलब उसका सम्मान बनाए रखता है। तो इन्होंने कहा कि एंशिएंट से मॉडर्न अच्छे तो हैं, बट मॉडर्न जो है वो, उनने एंशिएंट को या उनकी परिपाटी को आगे बढ़ाया, इस श्रृंखला को या उनके काम को आगे बढ़ाया, ना कि उनको वो किया। लेकिन फिर भी या लास्ट में कह देता है कि मॉडर्न ग्रेट, ये आर्गुमेंट चलता है। ठीक, अगला देखें। एक घटना और याद आ रही है, ये बात है उस टाइम पीरियड की जब मोनार्की रिस्टोर हो रही थी। तो अब एक इनर सिचुएशन बता दें कि क्या होता है जब मोनार्की रिस्टोर होती। चार्ल्स सेकंड आया था, यू नो, रिमेंबर दैट। चार्ल्स सेकंड वापस आया था और ओलिवर क्रॉमवेल को मार दिया गया था, है ना। उसका बेटा आया था नाकारा, वो बेबकवास रहा। बिल्कुल हिस्ट्री नहीं भूलना है, हम तो तब से ही नहीं भूले, हमने देखा तब से पढ़ा भी नहीं, और जो तुम्हें पढ़ाया था। तो जैसे ही वो आया था ना, तो आते ही उसने सुधार किए। लेकिन जो ड्राइडन है वो इसी बीच में लिखते जा रहे थे, तो वो भी एक बात जान रहे थे कि मैं डायरेक्ट किसी को भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी जो क्रॉमवेल गवर्नमेंट थी उसके नुमाइंदे आसपास थे, वो उंगली करने लगती, और क्या पता राजा ही गुस्सा हो जाए। तो भैया मुझे जो कुछ कहना है, मेरे जो विचार हैं, मैं ड्रामेटिक फॉर्म में कहूंगा, डायरेक्ट किसी से नहीं कहूंगा। अगर न किए तो जूते पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, गल जाएंगे। अपनी जान सबको प्यारी। जॉन मिल्टन को देखो, वो हाँ, उस भैया ने भी सेम किया। उसने भी खुद की जान बचाने के लिए, मालूम है, खट से वो मालूम राजा के सपोर्ट में लिखने का, ओके ओके आप ग्रेट। जान सबको प्यारी होती है, उनको भी थी। वैसे भी राइटर्स लोग फिजिकली उतने ज्यादा पावरफुल तो होते नहीं कि यार वो युद्ध लड़ सके, लेकिन मेंटली चालाक तो होते ही हैं, है ना। क्लेवर होते हैं, विटी होते हैं, ये राइटर्स की टेंडेंसी होती है, एंड टीचर्स ऑल्सो। ठीक है। तो क्योंकि दिमाग का ही उनने सबसे ज्यादा यूज किया है, फिजिक्स का कम यूज किया है ना। फिजिक्स तो उनकी ये है कि उतनी ज्यादा बॉडी बिल्डर जैसे कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि हमारे क्या, नहीं, अपने इंडिया के में कहा गया है कि बुद्धि और बल
दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते, या अगर वो मिलते हैं तो बराबर क्वांटिटी में मिलेंगे, दोनों चीजें लिमिटेड होंगी, उनका कॉम्बिनेशन वो रहेगा, है ना। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग, हाँ, है ना, और खली, ग्रेट खली, WWE, ये दो अपोजिट एग्जांपल हैं। अगर आप कभी भी खली के जो भी इंटरव्यूज होते हैं ना, आप हाँ, इनसे बात करोगे ना, तो इनके पास रटे हुए जवाब होते हैं, या फिर सीधे मालूम शरीर की भाषा बोलना जानते हैं। लेकिन आप स्टीफन हॉकिंग को देखोगे, जिसके शरीर में जीरो बल था, जीरो बल मतलब समझ रहे, हाँ, कंप्लीट खत्म, एक वो ऐसा आई मूवमेंट से ही उसने सब कुछ किया है ना। बल, उसकी बुद्धि को देख लो, उनके बल को देख लो, है ना। तो ये नहीं, बल मतलब पावर, ऐसे देखो, हाँ, बलदाऊ को भी देख लो, कृष्ण के भैया ताकतवर थे, उतना बड़ा हल तो वैसे कंधे पे लेके चलते थे, बुद्धि के नाम पे बात नहीं करना, उनको कभी बात ही करना नहीं आता था, हमेशा हाथ पे चलते थे, और कृष्ण की हमेशा चलती थी बुद्धि। उनने सोचो इतने बड़े महाभारत में एक हथियार भी नहीं उठाया, कहते हैं उनने, मतलब एक बात कही जाती है कि उनने हथियार इसलिए नहीं उठाया कि वो ये चाहते थे कि वो सबको खत्म कर दें, बल्कि इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो कहते हैं कि उन पे उतना बल था नहीं, अब बुद्धि भयंकर थी। उनने कहा था कि मैं किसी को भी ना, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। ये ये सुदर्शन चक्र एक सिंबॉलिक मीनिंग है। हमारे इंडिया में बहुत सारे जो वेपन्स है ना, वो सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है, क्योंकि सुदर्शन चक्र की कोई प्रमाण नहीं है, मिथोलॉजी है। तो ये सब बात है, लेकिन वो बंदा ज्ञानी बहुत था, है ना। अच्छा, एक बात हमने बार बार की है कि अगर मान लो सोचो महाभारत में अगर शकुनी जीतते, कौरव जीतते, तो आज हमारे घर पे शकुनी की फोटोएं लगी होती, हम उसको पूज रहे होते लगड़ा देव के नाम से, हाँ। जितना सोचने हंसने सोचने में फनी है ना, उतना ही फनी रियलिटी भी है, हाँ। हाँ, अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में सबकी होती है। सबकी अपने अपनी जगह पे पूजा होती है, उसका एक सिंपल सा रीजन है, रीजन यही है कि जो जीतता है उसकी पूजा होती है, हारने वाले को कम ही महत्व देते हैं लोग। वो बल में ना 19-20 का फर्क था बुद्धि में। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, कभी किसी दिन सुनाएंगे हम, शायद सुनाई है हमने शकुनी की। शकुनी इतना पावरफुल बंदा था, लोग बिलीव नहीं करोगे। अरे सिर्फ पैर ही नहीं, बहुत पावरफुल था वो, साक्षात ईश्वर समझ लो। और ऐसे जो एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं, तो तुम्हें तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, मगर क्योंकि हमने उसको समझा है उस बंदे को। इतने तो कृष्ण भी समर्पित नहीं थे, कृष्ण कोई उपकार थोड़ी कर रहे थे, वो उपकार नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा, कृष्ण ने सिर्फ रिश्तेदारी में काम किया, उस बंदे ने सहयोग और प्रेम और समर्पण से किया। नहीं नहीं, ये चाल माल सब तुम्हें ना देखो, सिक्का दिखाया, एक पक्ष दिखाया, सत्यमेव जयते, ओ थैंक गॉड, हटो दूसरा पक्ष, और जब वो सामने आता है तो वो भी सही लगता है। राइटर्स, जो जिस पक्ष के राइटर थे, हाँ, जो जिस पक्ष के राइटर थे, देखो तुम्हारा सेंटेंस भी अधूरा, जो तुम्हें दिखाया गया वही था, और जो लिटरेचर तुम्हारे हाथ लगा वही था। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारा लिटरेचर कभी ना कभी सामने आ जाता है, और वो लिटरेचर किसी न किसी सिंबल्स के रूप में जब सामने आता है तो चीजें दिखती हैं। देवदत्त पटनायक का नाम सुनोगे, ये बहुत डिवोटी पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर है,
हैं जिंदा, बहुत बड़े राइटर हैं। अच्छा, सिलेबस में भी है ये, शायद आ गए हैं अब आ गए हैं सिलेबस में शायद। देवदत्त पटनायक, एक पहले जो डिक्स चलती ना छतरी, वो डोरी वाली डिक्स, सुना होगा, प्राइवेट चैनल, तो उनमें वो बंदा आया करता था। एक चैनल आता तो उस पर कहानियां आती थी, बहुत डीप स्टोरीज। उसने ना इक्वल दिखाया सब कुछ, तो वहां से समझ में आने लगता है कि बंदा अपोज नहीं कर पा रहा, लेकिन बंदा सत्य दिखा रहा है। चलो उसको छोड़ो, आइए तुम्हें एक और स्टोरी शानदार दिखाते हैं। एक और राइटर है, बहुत शानदार, सीता पे लिखा है, राम पे लिखा है, उन्होंने कहानी दी, तो कुल अपोज करके रखा है। सीता को राम की नहीं, बहन तो ठीक है, पता नहीं उसमें क्या क्या है, दिमाग ही खराब हो जाएगा तुम्हारा। अरे उसके अलावा वो तो हमने बहुत पहले बता दिया था सच्ची राम, और था, बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, अनुज है, गुकेश है, मिथेश है, ऐसे कुछ नाम है, अच्छा नाम है। हम बताएंगे, उसके बहुत सारे वर्क्स हमने पढ़े नहीं हैं, देखे हैं। अब आ रहा है सत्य सामने, उनको उसको देखना, उसका वर्क हम दिखाएंगे जिस किसी दिन। लिटरेचर वाले को पता होना चाहिए वर्तमान में आपके कंटेम्परेरी पीरियड में क्या चल रहा है। अभी ये चल रहा है जो हम बता रहे हैं, ट्रेंडिंग में है बहुत, बस ये है कि नजर नहीं पड़ पाती कई बार, है ना। तो उसको, अच्छा, उससे कोई बोल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उसके सपोर्टर बहुत खतरनाक है, उसकी पहुंच बहुत खतरनाक है। हिंदू, सनातनी हिंदू उसको बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उसकी पहुंच भी है मोदी तक है, वो बंदा खोल के बोल पा रहा है सब कुछ, सही है। खुद पीएम मोदी ने उसकी बुक्स का इनॉग्रेशन किया, तो अच्छे अच्छे सनातनियों की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। अमीस है वो राइटर, ये है, ये रही बुक, ये वॉरियर ऑफ मिथिला, राम से ज्यादा ताकतवर, और वो बताया इसमें। और ऐसी बातें कि जो जिन जो तुलसी रामचरित के जो रामायण है उसकी भी सत्यानाश कर दी, मतलब सत्यानाश क्या कर दी, पॉइंट ऑफ व्यू है। कहते हैं राम की जान बचाई है इनने कई बार इस वर्क में। अमीसा नहीं, अमीस, है ना? ठीक है, ये बहुत सारे वर्क लिखे उनने अमीस ने। अमीस के जो वर्क हैं, बस सर्च कर लेना, लिस्ट आ जाएगी, ऐसे ही प्रिंट मिलेगा एकदम आंसू वाला। अ मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड, देखो, अ मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड, में लाखों में बुक्स, अरे सब ऑनलाइन, नजरिया बदल जाएगा, नहीं पढ़ लेना, हिंदी में बुलवा लियो, सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़, ठीक है। अरे लोग क्या है, देखो, अगर इस बुक का बैकग्राउंड जैसे हमने तुम्हें बताया, तो तुम्हारे पढ़ने को इच्छा होगी, किसी को नहीं पता, वो घंटा कहेगा कि जो मास्टर ही खराब, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ कहाँ की बुक्स उठा लेते हैं जी, कहाँ कहाँ को कहा, डायरेक्ट जो कहा था पेपर में, जो का पढ़ा था, तो है का, चलिए भैया, खुद के लिए बुलवाना, खुद के लिए पढ़ना, शायद हमारे पास अगर पीडीएफ होगी हम सर्च करेंगे, बहुत कुछ तो है हम डिस्कस ही नहीं कर पाते, ठीक। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू का खेल। हम लोग वापस ड्राइडन पे आते हैं, क्योंकि ड्राइडन से चले थे, ड्राइडन पे आ गए, ठीक है। चलो देखो, राइट्स, राइट्स का नजरिया देखें, तो आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द एंशियंट, ये भैया एंशियंट को फेवर करते हैं, और क्या बोलते हैं, दे स्टेबलाइज, ये भगवान पक्ष लेना, ठीक। हमसे एक बात जरूर सीख लेना, कि हम किसी का भी लिटरल मीनिंग पर ध्यान नहीं देते,
कोशिश करते हैं उसके बैकग्राउंड को समझना, ये काम पड़ेगा, क्योंकि गूगल पता नहीं क्या बता देता है। देखो कई बार वही वर्ड ये बर्तन अदरिंग का क्या था पालन देखो चलो, कभी कभी एक वर्ग जो वर्ड होता है ना, वो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, कभी नाउन के फॉर्म में काम करेगा, कभी वर्ब के फॉर्म में काम करेगा। और अगर हम जो मीनिंग देख रहे हैं पता नहीं हमें वो क्या दे रहा हो, तो हमें हमेशा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, है ना। ये तो हमें बहुत काम पड़ेगी ये बात। चलो आओ, तो अब ये क्राइट्स हैं, एंशिएंट के फेवर में अपने आर्गुमेंट देते हैं, बोलते हैं दे स्टेबलाइज, कि उनने स्टेबलाइज किए हैं द यूनिटीज, यूनिटीज को, कौन ने, एंशिएंट ने। हाँ, ड्रामेटिक रूल्स, ड्रामा के रूल्स वर स्पेल्ड बाय, जिनको की बोला था, जिनको की बताया था, स्पेल्ड आउट जो कि बताए गए थे, बाय किसके द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा। हाँ ठीक है, तो अरिस्टोटल ने जो रूल बनाए थे या बताए थे, दोनों लिख लेना, ठीक है। विच द करेंट, और जो आज हैं, एस्टीम मतलब आज जो हैं, कहाँ है, फ्रेंच प्ले राइट्स इसको फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, हाँ ठीक है, सम्मानित मतलब उनका सम्मान करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, कौन, फ्रेंच प्ले राइट। और इंग्लिश प्ले राइट में कौन करते हैं ये, बेन जॉनसन करते हैं। वॉल्पेनो देख लेना, ये बेस्ट एग्जांपल है यूनिटीज का, VOLPONE, वॉल्पोने बाय बेन जॉनसन, बाय जॉनसन, ठीक है। द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट, ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसे अकॉर्डिंग टू क्राइट्स, उसके हिसाब से फॉलोड द एंशिएंट, है ना, एग्जाम्पल बाय एडरिंग टू द यूनिटीज। ये लोग जो हमारे जो एंशिएंट थे, वो यूनिटीज को बढ़िया अच्छे से, हाँ उसका पालन करते थे यूनिटीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर क्या होता है, अब हमारे कोई दूसरे भैया कछु न कछु बोल देंगे। आ जाओ, अब बात आती है भैया लेसीडियस, आर्ग्यू दैट फ्रेंच ड्रामा इज सुपीरियर टू इंग्लिश ड्रामा। अब ये भैया, हाँ, फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करते थे। बेसिस दिस ओपिनियन ऑफ द फ्रेंच राइटर्स, फ्रेंच राइटर्स के ओपिनियन के हिसाब से क्लोज एडहेरेंस टू क्लासिक सेपरेशन फ्रॉम कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये कहते हैं कि जैसे कि क्लासिकल वर्क्स में कॉमेडी और ट्रेजेडी अलग अलग होती थी, तो ये लोग भी फ्रेंच राइटर इसका पालन करते हैं। और लेसिडियस, नो थिएटर इन द वर्ल्ड हैज एनीथिंग so absurd as the English tragedy comedy। इस बात को अच्छे से देखो, नो थिएटर इन द वर्ल्ड, कोई ऐसा थिएटर नहीं है, एज एवरीथिंग तो एब्सर्ड एज द इंग्लिश ट्रेजी कॉमेडी, मतलब इन चीजों के पालन ना करने वाला ऐसा कोई थिएटर नहीं है। और लेकिन इंग्लिश में जो ट्रेजी कॉमेडी है, वो इस चीज का, इस चीज को मतलब जो वो ट्रेजी कॉमेडी को फॉलो करते हैं, इसलिए वो एब्सर्ड है। मतलब इंग्लिश में ट्रेजी कॉमेडी जो है, वो कॉमेडी और ट्रेजेडी को क्या है, अलग अलग नहीं करती, वो मिला देती है। इस मिलाने की वजह से वो एब्सर्ड हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है एब्सर्ड, ट्रेजी कॉमेडी या इंग्लिश वर्क या इंग्लिश प्ले राइट। सीधी बात जा है कि तुम इंग्लिश वाले जो ट्रेजेडी कॉमेडी मिला देते हो, जो बहुत बुरी आदत है, जहां से हमें तुम्हारा वर्ग ही समझ में नहीं आया। लेसिडियस कहते हैं कि उन्हें वो एब्सर्ड लगता है। हाँ तो देखो भाई, अपने आर्गुमेंट को देने के लिए बंदा तो कुछ बोलेगा, उसने ये चीज डाल दी, एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड की शुरुआत इस बात से हो गई कि एब्सर्ड वर्ड घुस गया, ठीक। चलो ठीक है, इन 2 hours and a half, 2 घंटे में और आधे घंटे में मतलब 2.5 घंटे में, वी रन थ्रू ऑल द फिट ऑफ बेडलैम। देखो यार, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर ये चीजें होती हैं, अगर ये सब मिक्स हो गया, तो 2 घंटे में इंसान पागल हो जाएगा।
ठीक है। में सर। अरे यही देखो कि हंगामा, तहलका, पागलपन, है ना, दिमाग खराब होना, जो समझ में आए। ठीक। तो ये बात मतलब ये आर्ग्यू कर रहा है कि तुम जो ट्रेजी कॉमेडी मिला रहा है, एक तो वो एफजेड और एफजेड थिएटर, एफजेड वर्क को जब भी देखोगे ना तो सही में दिमाग खराब होगा। अगर बिना गाइडेंस के आपने उसको देखा, आप उसके पॉइंट समझे नहीं पाओगे। 2 4 6 बार देख लोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन जब कोई शानदार बंदा उसको एक्सप्लेन कर देगा कि गहराई तुम्हें भी दिखने लगेगी। फर्स्ट टाइम वेटिंग फॉर गोडॉट हमने देखा, बकवास इतने सो, 2 3 बार देख लो हट। और वो जू स्टोरी, वो भी जू स्टोरी बाय टेनेसी जू। विलियम। जू, बाय टेनेसी विलियमसन। हम नहीं लिख पा, सॉरी। तुम भी लिख लो ऐसा ही है। नहीं, टेनेसी विलियम्स, टेनेसी विलियम्स देख लियो। हमने तो बोल दी, तुम्हें सारू समझ फर्क आ जाएगा। वेटिंग फॉर गोडॉट बाय, भूल कैसे गए? सैमुअल बेकेट। हमारे तो चलो ठीक है, समझ गए तुम लोग, ज्यादा जरूरत नहीं। कुछ कुछ छूट रहे पता है, बहुत कुछ बताना चाह रहे लेकिन हम इस करते जा रहे। स्लाइड खत्म होना चाहिए, अगले दिन ये बोझ लगेगी। किसी दिन फिर डिस्कस होगा ना, तो बची हुई हम जो मिस करवा रहे हैं ना तुम्हें, वो करवा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस वर्क के अराउंड का। ये सर में ठीक है। ओके, नाउ अब आते हैं नियंडर एंड न्यूमैन। हाँ, एज अ न्यूमैन favor the modern English plays, but does not disparage the ancient। इस बात को अच्छे से समझना, ये फेवर तो करते हैं मॉडर्न प्लेस को, लेकिन एंशियंट की बुराई नहीं करते। हाँ, ही ऑल्सो फेवर इंग्लिश ड्रामा, ये इंग्लिश ड्रामा की को फेवर करते हैं। एंड हैज सम क्रिटिकल थिंग्स टू से ऑफ फ्रेंच ड्रामा, और ये फ्रेंच ड्रामा को भी मतलब डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके कुछ पॉइंट शेयर करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कहें, ये फ्रेंच ड्रामा की भी कुछ अच्छाइयां बताते हैं। अच्छी बात ये थी कि ये अ, अब ड्राइडन की बात करें। ड्राइडन की एक अच्छी आदत ये थी कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है या कोई चीज उसे पसंद भी नहीं है, उसमें भी वो अच्छाइयां देखता है। तुम्हें भी कहेंगे कि ये चीज देखना, अपने दुश्मनों से भी सीखो, ब्लाइंडली किसी से नफरत नहीं करो, है ना। मतलब उसकी अच्छाइयां ले लो बस, अपने काम का है ना। और फिर तो बुरे होते ही कुछ लोग, हालांकि कुछ ज्यादा होते हैं तो फिर वो बुरा गुस्सा आ जाती है। ये मानते हैं कि ज्यादा बुरे लोगों पे फिर हमें भी आती है, फिर तो उन्हें हम बिल्कुल माफ नहीं करते। लेकिन कोशिश करो, अगर कहीं मिलते हैं तो थोड़े बहुत बुरे हैं, है ना। ये सबसे बुरे तो हम हैं। ऐसा देखा जाए तो कईयों से बड़े हैं। ठीक है, अब भाई झूठ बोल रहे थे, देखो कितना बड़ा झूठ बोल, ताकि उसके भले के लिए है, हमारे चक्कर में लेट हो जाता बेचारा। प्रैक्टिकल है, ताकि यार तुम लेट करवाओ तो बाद में गाली देता, अभी कम से कम थैंक्स तो बोल। अच्छी बता, दोस्ती बरकरार, कैसे झूठ। ठीक, इसलिए, है ना। जिसने भी वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी का भी
बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, पता हो। उस बंदे पे इतने इतने आरोप लगे हैं कि वो उस सत्य के चक्कर में ना धो नहीं पाएगा कभी अपने पापों को। अगर हरिश्चंद्र पैदा हो गए ना, उनकी इतनी मुंह थप्पड़ी हो जाए यहाँ, उनने कही थी ऐसे ऐसी कहानी भैया, तो अपनी जोर रख, अचार नहीं डालने। उस बंदे को पता नहीं था कि जीवन एक होता है। हमें पता है कि जीवन एक होता है, इतनी कठिनाई से मिलता है। सही में इतनी कठिनाई से मिलता है। जीवन का महत्व तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, है ना। तो जो मन में है, मन में रहना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए पूरी हर किसी, और दूसरों की ख्वाहिशों का भी ख्याल रखना चाहिए। अंदरूनी बात छोड़ो। हाँ, वापस। हाँ, दोज ब्यूटीज ऑफ द फ्रेंच पोएसी, मतलब ये कह रहे कि जो फ्रेंच पोएट्री में जो ब्यूटी है, आर सच एज विल रेज परफेक्शन हायर वेयर इट इज, मतलब अपने लेवल पे वो बहुत ऊंचाई पे है, उसमें जो ब्यूटी है, बट लेकिन आर नॉट sufficient to give it where it is not, लेकिन ये वहां सही नहीं है जहां ये नहीं है। लो डायरेक्ट वही बात कह दी कि भैया तुम्हारी फ्रेंच भाषा तुम्हारे फ्रांस में तो अच्छी है, लेकिन हमारे इंग्लैंड में काय तो मती मार रहे। और पता है ये जो बात है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये बात उन्होंने क्यों कही थी, क्योंकि इंग्लैंड में लोग फ्रेंच को ज्यादा पसंद कर रहे थे, उसको सुपीरियर लोगों की लैंग्वेज बोल रहे थे। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि इंडिया में जैसे अगर आपको कोई इंग्लिश बोलने वाला पर्सन दिख जाए तो हम बिना उसके ज्ञान स्तर को जाने हम ये मान लेते हैं कि वो बंदा ज्ञानी है, ताकि वो ज्ञानी होता होगा। लेकिन कई मूर्ख ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश तो ठीक होता है, बाकी का नॉलेज जीरो भी होता है। चीजों में वो एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमारे साथ एक मैम थी, तो उनका इंग्लिश बस अच्छा था, बाकी वो सब्जेक्ट बिल्कुल वो थी। इस वजह से उनको कई बार वो वहां बीओ ऑफिस में एक बार टकरा गई, वहां उनने हमारा तक नुकसान करवा दिया। फिर हमने उनसे बोल दिया कि मैडम अब आप दोबारा नहीं बोलोगी, अब बात करेंगे तो सिर्फ हम, आप आओ तो सिर्फ पीछे खड़े रहना, क्योंकि इंग्लिश के चक्कर में हमें 250 की लग गई, है ना। अब अगली बार हम नहीं लगवा सकते, दूसरी बार आई फिर सर आप आई, लेकिन सब पीछे रहो। नाउ आई जस्ट आर्गुइंग दोस पर्सन, अब मैं करूंगा इनसे बात। फिर हमने बात की, हंस के खड़े हो गए, भैया तब आपका हक है, आपका वो जिम्मेदारी है। जी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, थोड़ी देर तो इंग्लिश बोली, वाके बाद बेगुस्सा में आ गए, जब भाषा में समझ ही नहीं आए, सीधी बात जाके इसके पैसे लगेंगे बस। दुनिया में बहुत लोग हैं सिर्फ इसके लिए जी रहे, इसके लिए कम लोग मिलेंगे वो वहाँ ऑफिसों में। अच्छा, और ऐसे लोग जो साहब को जाके बिल्कुल धुत रहते हैं, इनके घर में तो परिवार में भी कच्चू नहीं होता, इनकी खुद की हालत ऐसी कुत्तों जैसी दिखती है, ऐसी मालूम इतने से डले रहते हैं। पता नहीं कौन सा प्लेजर मिलता है, अरे अराउंड बहुत प्लेजर है। एक तो निपट गो गंगा जली में जाने बाद, प्रभु चले गए, आप क्या बेचारे को आप भला बुरा बोले। अब वो उसको बैठने का स्टाइल ही हमें नहीं तो पता, ऐसा बैठा रहता था ऐसे। हाँ हाँ, नहीं होगा, चेहरा याद है हमें। वहां सर बुलाए, फिर अब अगली बार फिर हमें उसके पास जाना नहीं, सीधा हमारे गुरु जी के पास, जो प्राचार्य संकुल प्राचार्य हैं, उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा "ए, राम बाबू को बुलाओ। अच्छा फिर आओ, अरे नमस्ते करो, फिर हमें भी करो। मैं कहीं ध्यान रखियो, हट से गो, पूरी फाइल आयल उठा लाओ, फिर देख रहा हूँ पहुंचते तक खाती, लेकिन सम्मान कर रहे थे तो किसे आए समझते ही नहीं है। यही है, बिल्कुल यही, जहां जिसकी जरूरत नहीं है। तो इंग्लैंड में फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज की को लोग सुपीरियर समझ रहे थे,
अच्छा, ये समझने की वजह से इनने क्या कर दिया, पूरी नाश कर दी। ठीक है, फिर कहते हैं दे आर इंडीड द ब्यूटीज ऑफ स्टैच्यू बट नॉट अ मैन। मतलब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है हमारे यहाँ सिर्फ दिखावटी लैंग्वेज है, एक एज अ प्रतीक के रूप में है। स्टैच्यू एज अ मतलब यहाँ एक प्रतीक माना है उसको, है ना। लेकिन ये हम इंसानों की हम लोगों के लिए नहीं है ये भाषा, हम इंसानों की भाषा नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब देख लें डिफरेंस। तो फ्रेंच और इंग्लिश में ने निएंडर ने क्या कहा है, तो कहते हैं जो फ्रेंच ड्रामा है वो छोटे होते, स्मॉलनेस। इंग्लिश ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा परसूट ऑफ वन प्लॉट, ये सिर्फ एक ही प्लॉट होता है, लेकिन इंग्लिश ड्रामा में सब प्लॉट्स होते हैं। फ्रेंच ड्रामा में लिटिल एक्शन होते हैं, मैनर ज्यादा घुसा रहता है, लेकिन इंग्लिश ड्रामा में बहुत एक्शन होता है। एक्शन हर किसी को इंडिया में पुरानी जो कुछ फिल्में थी मार धाड़ वाली, हमें आज भी याद है कि लोग कितने इंटरेस्ट से देखा करते थे। हाँ, आज भी शोले को देखेंगे तो गब्बर ठीक है, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। ठीक है, लास्ट है नैरोनेस ऑफ, बहुत उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। कहते हैं जब शोले शोले मूवी रिलीज हुई थी ना, तो उसके फर्स्ट शो के टिकटें भी नहीं बिकी थी। मतलब कोई लेने को तैयार ही नहीं था, शोले मूवी जब ऐसी थी। हाँ, देखने नहीं आ रहा था। कहते हैं एक हफ्ते तक ऐसा ऐसा सन्नाटा छाया रहा। खुद जो इनॉग्रेशन होता है ना, तो जब जो फर्स्ट मूवी लगती है तो खुद उसमें कलाकार ये लोग सब लोग देख रहे थे, तो नॉर्मल पब्लिक सिर्फ इन लोगों को देखने की वजह से वहां आई थी। बाकी दूसरे दिन से फिर सन्नाटा छा गया उधर। अब फिल्म देखो आज, नहीं ये पता है, ये हमारे दुनिया की टेंडेंसी है कि लोगों का महत्व थोड़ा देर में समझ में आता है। किसी के भी वैल्यूज बहुत थोड़ा सा, इनर वैल्यूज देर में समझ में आती है कि कोई आपको कितना ज्यादा अप्रिसिएट कर रहा है, क्या क्या है, तो ये बहुत देर में लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मतलब सब अपने अपने हिसाब से गेन करते हैं, अपन ये नहीं कहेंगे कि कौन कैसा है, लेकिन ये सच है, थोड़ा सा देर में समझ में आता है सब चीजें, है ना। सही सही आ जाता है, गलत गलत आ जाता है, लेकिन अक्सर सही चीजें देर में समझ में आती। बाकी आगे बढ़े। नैरोनेस ऑफ इमेजिनेशन। फ्रेंच ड्रामा इमेजिनेशन में बहुत संकुचित हुआ करते थे, और इंग्लिश ड्रामा ब्रॉडरनेस ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में बहुत होता था। तो फ्रेंच ड्रामा को अभी यहाँ पढ़ के तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बहुत लिमिटेड प्लॉट्स होते थे, बहुत छोटी छोटी चीजें होती थी। इसलिए इसलिए हमने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि पुराने जो कुछ वर्क है ना, फ्रेंच वर्क सच में लिमिटेड थे, लेकिन इसके बाद कुछ अच्छे वर्क आने ड्रैडन के बाद, तो हमने देखा कि वो बड़े शानदार थे। जैसे एक वर्क हमने बताया था जो एमए के सिलेबस में था, मैडम बोबरी बाय गुस्ताव फ्लॉबर्ट। वो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, ऐसा मिलेगा। ठीक, फाइनली वी हैव डन दिस वर्क according to me. If you want to